नमस्कार मित्रों, आज का विषय है हमारा प्रयोगवाद और नई कविता। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम। तो प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे के संपादक तत्वों में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियाँ संग्रहित हैं। तो प्रयोगवाद जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि आधुनिक हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख जो थे, वो थे भारतेंदु काल, जो जिसका समय माना जाता है 1850 से लेके 1900 के अंदर। उसके बाद द्विवेदी युग माना जाता है 1901 से लेके 1918 तक। और उसके बाद आता है आपका छायावाद, जिसका समय सीमा 1918 से 1936 तक माना जाता है, जिसके बाद प्रगतिवाद का आरंभ होता है। और उसके बाद 1936 से लेके 1942 तक ये जो समय सीमा है वो प्रगतिवाद की दिया गया है। उसके बाद जो नई कविताओं की जो शुरुआत होती है, उस कविताओं को एक साथ प्रयोगवाद कहा जाता है, जिनके मुख्य कवि, प्रमुख कवि के रूप में अज्ञेय आते हैं, जिनके मुख्य कवि के रूप में अज्ञेय का नाम आता है, जिन्होंने उस समय तार सप्तक के संपादन किए थे और उन्होंने उसमें 7 प्रमुख कवियों को जगह दी थी, जो अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसे राहों की तलाश कर रहे थे, जो बाकी प्राचीन परंपरागत राहों से अलग हो। ये नए राहों के अन्वेषी कवि हैं, जो प्राचीन परंपराओं, मान्यताओं से के पथ पर चलने वाले नहीं थे। उसके बाद देखिए कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवादी रचनाएँ शीर्षक से ये निबंध लिखा था और ये प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद देखिए तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। तो ये पूछा जाता है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। आगे के संपादक तत्व में 4 सप्तक प्रमुख प्रकाशित हो चुके हैं। तो आगे ने 4 तार सप्तक के प्रकाशन में अपनी बहुत भूमिका निभाई। तो ये जो तार सप्तक हैं, उनमें 4 बार ये प्रकाशित किया गया और जिनके वे 4 बार संपादक रहे। तो पहला जो था वो था आपका 1943 में तार सप्तक प्रथम, दूसरा तार सप्तक जो था 1951 में दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक था आपका 1959 और चौथा जो था 1989 में। अब देखिए आगे, तो अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। मतलब जिन्हें अपनी राह अभी तक मालूम नहीं है, वे सिर्फ़ अपनी राहों के अभी अन्वेषी हैं, तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्राचीन मान्यताओं, प्राचीन रास्ते, प्राचीन मार्ग पर चलना अब बोझ लगने लगा है। अब अपने कविताओं में नवीन बिंब प्रतीकों की खोज में वे एक अलग-अलग पथ के, राहों के अन्वेषी हैं वे। तो इसलिए उन सबको एक साथ, ये जो सातों कवि हैं, चारों सप्तक की ये जो 7 कवियों की एक-एक टीम है, वो सभी कवि नए-नए बिंब प्रतीक और नए भाषा शैली की खोज में हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा था हम देख लेते हैं एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है, जितना हमें कवितावादी कहना। तो इससे आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि वे किसी एक मंज़िल पे अभी पहुँचे नहीं हैं, वे सिर्फ़ साधन हैं, साध्य नहीं है। अभी उनको मंज़िल मिले नहीं है, इसलिए वे अपने आप को ना प्रयोगवादी कहना पसंद करते हैं और ना ही कवितावादी। तो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि प्रयोगवाद नाम से हम लोग मानते हैं कि प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय को माना जाता है, लेकिन उनको ये नाम कभी पसंद था या हमेशा कहते रहे हैं कि ये कविताएँ जो है वो उनके प्रयोगवादी कविता ना होकर नई कविता के अंतर्गत आता है। वे प्रयोगवाद नाम से कभी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कभी इन कविताओं को प्रयोगवादी कह के नहीं संबोधित किया है। उनका मानना था ये सभी कविताएँ नवीन भाषा शैली, भावगत विशेषताओं के कारण इसे नई कविता कही जा सकती है, लेकिन इन्हें प्रयोगवादी कहना असंगत है। तो ये कहना था अज्ञेय जी का। अब दूसरे शब्दों को देखें कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वो सिर्फ़ साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वो उस सत्य को जानने का साधन है, जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वो उससे प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। तो अब देखिए कि इन तार सप्तक कवियों में जो प्रमुख पहले तार सप्तक के जो कवि हैं, उनमें जो 7 कवि हैं वो कौन-कौन हैं? तो पहले जो हैं वो उनके संपादक अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमिचंद जैन हैं, गिरिजा कुमार माथुर और भारतभूषण अग्रवाल हैं। तो इसमें देखिए हम सबके नाम के अगर पहले अक्षर को लिखें, अमूने, गिरे, प्रभा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, तो कल अगर पूछ लें कि इन कवियों में से प्रथम तार सप्तक के कवि कौन नहीं है, तो उसके लिए हमें ये याद रखना है कि इनमें कौन-कौन है, अमूने गिरे प्रभा। तो
देखिए ये ट्रिक कुछ नहीं है, बस उनके नाम के पहले अक्षर हैं, जैसे कि अ से अज्ञे इनके नाम के आगे के पहले अक्षर को हम अगर ट्रिक के हिसाब से देखें तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम। अज्ञे को रामविलास शर्मा, अब जैसे इन कवियों को हम कैसे याद रखेंगे, तो एक शॉर्ट ट्रिक देखिए कि अमुने गिरे प्रभा। अब देखिए कि अ से अज्ञे, मु से मुक्तिबोध, ने से नेमिचंद्र जैन, उसके बाद गी से गिरिजा कुमार माथुर, रे से रामविलास शर्मा, प्र से प्रभाकर माचवे और भ से भरतभूषण अग्रवाल। अमुने गिरे प्रभा, इस तरीके से आप इसको ट्रिक में भी याद रख सकते हैं, जो बाद में आपके बहुत काम आएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा सप्तक 1951 में आया और उनके जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन है, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन कवि हैं, उसमें शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो इनके नाम अगर आप याद रखते हैं तो बाकी ये सब उतना पूछा नहीं जाता अभी, तो सिर्फ अभी आपको नाम याद रखने हैं उनके, और कम से कम 3 तार सप्तक के कवियों का नाम तो पूछा ही जाता है। तो ये यहाँ तक आपको याद रखना है कि 1959 में जो तीसरा सप्तक आया था उनके प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। उसके बाद आगे बढ़े तो चौथा सप्तक में हम देखें तो 1979 में, तो इसमें है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम शर्मा वर्मा और राजेंद्र किशोर। अब आगे बढ़े तो कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भावनाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कभी एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये परंपरागत मार्ग पे चलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए उस युग की अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा आदि से भागकर वो एक नई राह की खोज में नई आशा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद देखिए कि इस प्रयोगवाद में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? तो पहले ये देखिए अहंगवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य। व्यक्ति के अपनी अस्तित्व के प्रति जो एक एक आंदोलन है वो यहाँ देखा जा सकता है। यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्रभाव प्राधान्य, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों की निरूपण और भाषा का प्रयोग। इसमें अगर और हम जोड़ना चाहें तो साधारण मानव की प्रतिष्ठा हो गई, लघु मानव की प्रतिष्ठा, नई नवीन भाषा शैली के प्रयोग। तो इस तरीके से हम ये प्रयोगवादी जो साहित्यिक काव्य धारा है, उसकी हम विशेषताओं को समझ सकते हैं। अहंगवादी प्रवृत्ति के प्राधान्य में व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति किस तरीके से अभी आंदोलन करते हुए दिखते हैं, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आगे के बहुत सारी कविताएँ आ जाती हैं। उसके बाद यथार्थवाद का आग्रह, हमारे देश को आज़ादी मिलने के पहले और मिलने के बाद देश के लोगों की जो हालत हुई है, देश की हालत जो है, जो परिस्थितियाँ हैं, उसका यथार्थ चित्रण यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो वादे नेताओं ने हमारे लोगों से किए थे और उनको जब वो पूरा नहीं कर पाए तो लोगों में किस तरीके की एक निराशा घर कर गई, तो उसको आप निराशावाद के ज़रिए आप देख सकते हैं। उसके बाद बौद्धिकता का प्राधान्य, ये कवि जो हैं, ये सातों कवि प्रमुख जो हैं, वो अपनी कविताओं को बौद्धिकता के साथ प्रकाश प्रकाश में लाते हैं। ये जब भी कविता लिखते हैं तो उसमें क अपने भाव के साथ-साथ बौद्धिकता का पड प्रदर्शन भी करते हैं। जैसे हम लोग रीतिकाल में आचार्य तत्व को देखते थे, यहाँ पे भी अपने क बातों को कहने के लिए, अपने भावों को, विचार को अभिव्यक्त करने के लिए वो लोग अपनी रचनाओं में, अपने काव्य में बौद्धिकता का सहारा लेते हैं। उसके बाद उपमाओं की नवीनता, उपमान और नवीन बिंब जो हैं, ये इस कविताओं में इस समय की कविता में नवीन-नवीन रूप से देखे जा सकते हैं। जिसमें आप आगे के बहुत सारी कविताएँ हैं, जैसे कि कल की बाजरे की, जहाँ पे वो अपनी प्रेमिका की तुलना कल की से कर रही है। फिर आपके मुक्तिबोध की चाँद का मुँह टेढ़ा है, मुद्रा राक्षस, इन सभी में आप देखेंगे कि नवीन-नवीन उपमाओं, प्रतीकों का प्रयोग करते हुए वे दिखते हैं। उसके बाद साधारण विषयों की निरूपण, तो साधारण विषयों पर भी वो लोग कविता लिखने लगे हैं और अब के जो लोग हैं, वो अभी हमने कहा कि नवीन उपमाओं, नवीन प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं और ये लोग साधारण जो घर पे प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, उन सबको अब एक नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करने की चाह रखते हैं। उसके बाद देखिए भाषा में एक नवीनता आई, जानते ही हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, लेकिन भाषा अब और परिष्कृत और परिमार्जित और सहज सरल होती चली गई। इसके बाद देखिए कि प्रयोगवाद फ्रॉइड के दर्शन से प्रभावित हैं। तो ये पूछा जाता है क्योंकि ये कनेक्शन इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आगे फ्रॉइड से प्रभावित थे। तो इसीलिए ये आप मान सकते हैं कि जो प्रयोगवाद है वो फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। उसके बाद अब देखिए प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत क्या हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत इस प्रकार है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। मतलब जो भाषा शैली होती है, तो शैली में किस तरीके से अपनी बातों को नएपन के तरीके से उसको प्रयोग करना है, उसके
उसको लेकर एक युद्ध है, एक विद्रोह है। तो ये क्या कथन है आपके नगेंद्र का। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। तो दृष्टिगत विविधताओं का ये एक अनुसंधानपरक रचना है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर सहाय। उसके बाद समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया कायम है, वैसे ही रचना हित में प्रयोग की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, और ये कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। उसके बाद आगे बढ़े तो अब देखिए कि प्रयोगवाद के बाद एक उसी समसामयिक में, जैसे कि हम प्रयोगवाद की शुरुआत होती है 1943 में, लेकिन प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक की बात करें तो 1979 तक वो चलता है। लेकिन इसी बीच और 2-3 जो काव्यों की अलग-अलग विविधताओं के कारण अनेक कालों से या अनेक ही काव्य परंपराएँ चली, जिनमें एक था प्रपद्यवाद। और ये इसके बारे में भी बहुत पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1956 से। तो देख लीजिए इसको एक बार। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य में संकलन किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि प्रपद्यवाद के मूल में कौन व्यक्ति थे, तो नलिन विलोचन शर्मा थे, जिन्होंने 1956 में नकेन के प्रपद्य संकलन में ये वर्ड का, ये पद का, ये शब्द का पहला प्रयोग किया था। उसके बाद प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों कहा जाता है इसमें देखो, तो इसमें बिहार के 3 प्रमुख कवि, जिनमें नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार लेकर बनाया गया है। तो नलिन विलोचन शर्मा में नलिन विलोचन शर्मा के न जो पहला अक्षर है न, उसके बाद तो बिहार के जो 3 कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, तो ये न जो है इनके नाम से आया। तो देखिए कि नलिन विलोचन शर्मा के जो न है वो उससे न आया, केशरी कुमार से के और न नरेश से न आया, तो इस तरीके से नकीन बना। इसलिए इस प्रपद्यवाद को अन्य एक नाम नकीनवाद भी कहा जाता है। अब आगे बढ़े तो प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर ये है। हाँ, तो हमें अंतर स्पष्ट करना हो कभी, तो ये आप याद रखिए कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर ये है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। तो सिंपल इतना समझना है कि प्रपद्यवाद में प्रयोग जो है वो साध्य है, अल्टीमेट है, और जबकि प्रयोगवाद में प्रयोग केवल एक साधन मात्र है। उसके बाद आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रपद्यवाद के संदर्भ में जो कहा है वो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार। कि नकीनवाद, जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता के एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था, उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं पे दिखाई पड़ता है। मतलब उसमें बहुत सारे प्रयोग होते देखे गए। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था, उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रहों की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने विचार को प्रकट किए थे। अब देखिए आखिरी एक तथ्य देख लेते हैं हम लोग कि सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग दश श्रुति घोषित किया। तो क्या कह रहे हैं कि 1952 में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकीनवादियों ने प्रपद्यवाद को ही प्रयोगदश श्रुति के रूप में घोषित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।